जय हिंद विद्यार्थियों। मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना काल की वजह से भौतिक कक्षाओं का संचालन संभव नहीं है। इसलिए सत्र को प्रारंभ करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो आज हमारी स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रथम ऑनलाइन क्लास है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भाग आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर रखा है उसका अनुशीलन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन आपने स्नातक प्रथम वर्ष में कर लिया है और स्नातक द्वितीय वर्ष में जो आपके पाठ है वो है रीतिकाल। तो रीतिकाल की चर्चा करने से पूर्व हम इसके नामकरण पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल को जिन 2 कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिनमें अलंकृत नाम यह नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं का तर्क यह था कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना भी प्रचुर मात्रा में हुई तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाया, अतः यह नाम समीचीन नहीं माना गया। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में भी यह तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक जो प्रवृत्ति है श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता है। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा कि भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को ही माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए थे, अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नाम उन्होंने रीतिकाल किया है, जो कि अन्य नामों से सर्वथा उचित प्रतीत होता है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली या काव्यांग निरूपण से था। उन्होंने रीतिकाल का प्रारंभ हम चिंतामणि कृत रसविलास
और मतीराम द्वारा रचित रसराज से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 ईस्वी की है तथा रीतिकाल के अंतिम कवि हैं ग्वाल कवि, जिनकी रचना रसरंग 1853 के आसपास की मानी जाती है। निष्कर्ष यह है कि किसी भी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से मानकर एक निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। अर्थात कोई काल शुरू होता है तो उसके कुछ समय से ही दूसरे काल की प्रवृत्तियाँ उसमें जन्म लेने लगती हैं और धीरे धीरे वो अपनी जड़ें जमाने लगती हैं। इसी प्रकार मध्यकाल के भक्ति काल में ही रीतिकाल की जड़ें जमना प्रारंभ हो चुकी थी। अब हम रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो परिस्थिति है वो हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। कि रीतिकाल का जो समय है 1643 से 1843 के बीच का, उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। रीतिकाल में मुगलों का वैभव काल, पराभव काल और अंग्रेज़ों का उदय काल देखा जा सकता है, जहाँ शाहजहाँ ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार किया, किंतु उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उसके शासन का अधिकांश समय उपद्रवों को दबाने में ही व्यतीत हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विलास वृत्ति में बढ़ोतरी होने के कारण केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हो गई और 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और रही सही कसर सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों, विशेषतः अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे शक्ति संचयन करके वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा बैठे। वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई और मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए। सन 1857 ईस्वी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास किया गया कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए, मगर यह प्रयास भी असफल हो गया। इस प्रकार रीतिकाल में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के सदृश ही रहा। राजपूताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए और इस प्रकार अंग्रेज़ों का शासन भारत में रीतिकाल में ही जम गया। अगली है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक ओर विलासी शासक, सामंत, अधिकारी और मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर जनता, गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा था। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं
सुरा सुंदरी में ही लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहता था। उस समय किसी की कन्या का बलात् अपहरण कर लेना तो उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग के हरम सुंदरी नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे। समाज में कामवर्ती की प्रधानता थी। इस निष्कर्ष यह है कि इस काल में समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया था एवं विलासवृत्ति की प्रवृत्ति सर्वथा विद्यमान थी। अगली है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ था वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। धर्म स्थान है वो भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी तथा पंडित पुरोहित उठा रहे थे। हिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राज्याश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का अनुशीलन किया है। इसके अगले वाले वीडियो में हम रीतिकाल का वर्गीकरण और रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।